अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज़ अली। हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स और आज हम पढ़ेंगे थर्मोरेगुलेशन मेन में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बेसल मेटाबॉलिज्म समझना है। बेसल मेटाबॉलिज्म तो ये एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जो रेस्ट के दौरान होता है। ठीक है। ड्यूरिंग रेस्ट आपकी बॉडी में होता रहता है। अगर आप कहीं पर बैठे हुए हों या फिर आप सो रहे हों तो ये बेसल मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में परफॉर्म होता रहेगा। और ये ड्यूरिंग रेस्ट जो है हीट को जनरेट करता है। ठीक है। हीट को जनरेट करता है बेसल मेटाबॉलिज्म। अच्छा, और ये हीट कहाँ से जनरेट होती है? ये जो हीट है फैट से जनरेट होती है। बॉडी में जो फैट होता है ना, उसको बर्न किया जाता है इस बेसल मेटाबॉलिज्म में, और वहीं से जो है हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्ट। ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ड्यूरिंग रेस्ट होता है और रेस्ट में ही जो है हीट को जनरेट किया जाता है इस मेटाबॉलिज्म में। और हीट वो कहाँ से जनरेट होती है? वो हीट जो है जनरेट होती है फैट से, और फैट को बर्न करके वो हीट जनरेट करते हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म मोस्टली एंडोथर्म्स में होता है। एंडोथर्म्स में होता है। ओके। कौन से एंडोथर्म्स? बर्ड्स और मैमल्स में होता है। अच्छा, एंडोथर्म्स की बॉडी में हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है दो तरीकों से। एक तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से और दूसरा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से। ठीक है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के इंक्रीज हो जाने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और ये कहलाता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जो कि एंडोथर्म्स की बॉडी में होता है। और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो कि हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है। हार्मोन्स की वजह से होता है। अच्छा, कुछ मैमल्स में जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कहलाता है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट। और ये ब्राउन फैट जो है रैपिड हीट प्रोड्यूस करता है। रैपिड हीट प्रोड्यूस करता है। ओके। और ये ब्राउन फैट जो है नेक पर पाया गया है और बिटवीन द शोल्डर्स मिलता है की मैमल्स की। ओके। अच्छा, कोल्ड टेम्परेचर में थर्मोरेगुलेशन के क्या मैकेनिज्म्स हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल थर्मोजेनेसिस देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल थर्मोजेनेसिस देखते हैं। ठीक है। थर्मोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो फिजियोलॉजिकली कैसे हीट प्रोड्यूस की जाती है, कैसे हमारी बॉडी में जो है हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, हम अभी वो देखते हैं। हमारी बुक में बताया गया है कि इरेक्शन ऑफ हेयर से भी हीट को प्रोड्यूस किया जाता है बाय फिजियोलॉजिकल मेथड। ओके। इरेक्शन ऑफ हेयर, तो ये एक फिजियोलॉजिकल मेथड है जिसकी वजह से हीट जनरेट की जाती है। कैसे हीट जनरेट की जाती है हम अभी वो देखते हैं। इरेक्शन ऑफ हेयर से हीट को कैसे जनरेट किया जाता है आपको मैं वो समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। ठीक है। तो ये हेयर है, ये स्किन, और यहाँ पर जो है मसल्स होते हैं। एक होता है इरेक्टर प्लाई मसल और दूसरा होता है डिप्रेसर प्लाई मसल। ओके। यानी एक मसल इस हेयर को जो है इरेक्ट करता है और दूसरा मसल जो है इस हेयर को डिप्रेस करता है, नीचे करता है यानी। ओके। तो अभी हम इस मसल की बात कर रहे हैं, इस इरेक्टर प्लाई मसल की बात कर रहे हैं, जो कि इस हेयर को इरेक्ट करेगा, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में इरेक्ट कर देगा। यानी कि ये जो हेयर है वो यहाँ से इस पोजीशन में आ जाएगा। ओके। ये इरेक्टर प्लाई मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये हेयर वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। अब देखें, ये जब वर्टिकल पोजीशन में आएगा ना तो ये वार्म एयर को ट्रैप करेगा। ओके। वार्म एयर को ट्रैप करेगा, तो वो जो एयर होगी वो इंसुलेटर के जैसे वर्क करेगी। ठीक है। वर्टिकल पोजीशन में ये जो हेयर है वार्म एयर को ट्रैप करेगा। ठीक है। किसको ट्रैप करेगा? वार्म एयर को। ओके। वार्म एयर को ट्रैप करेगा, जिसकी वजह से जो ये वार्म एयर होगी वो इंसुलेटर के जैसे जो है वर्क करेगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर वार्म एयर कलेक्ट होती जाएगी, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होगा, जो कि कोल्ड टेम्परेचर के अगेंस्ट होगा। उसको फेस करने के लिए यहाँ पर जो है वार्म एयर को कलेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गया, एक रिएक्शन ऑफ हेयर। अच्छा, दूसरी बात, आपने फ्यूरी एनिमल्स में देखा होगा कि उनके पास काफ़ी सारे हेयर्स होते हैं जो कि वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। फ्यूरी एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वो मोस्टली वर्टिकल पोजीशन में होते हैं।
और वो वर्टिकल पोजीशन में क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयर को ट्रैप करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एयर को ट्रैप करते हैं, स्टेशनरी या फिर वार्म एयर को वो ट्रैप करते हैं। और ऐसे जो है हीट लॉस इनकी बॉडी से रिड्यूस हो जाती है, और इस तरह जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को फेस करते हैं। तो ये हो गया इरेक्शन ऑफ हेयर का मैकेनिज्म। दूसरा फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म ये है कि स्किन की तरफ जो है ब्लड फ्लो को रिड्यूस किया जाता है। अच्छा, आपने कहीं पर सुना होगा कि हमारा खून गर्म है, ठीक है, यानी कि जो हीट है वो हमारे ब्लड में मौजूद है। तो जो हीट होती है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है ऑल अराउंड द बॉडी, ठीक है, जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है बाय ब्लड, ओके, ऑल अराउंड द बॉडी, ओके। तो ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर हमारी जो ब्लड वेजल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ओके, ब्लड वेजल्स में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, यानी जो वेजल्स होती हैं ना वो नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है लेस ब्लड पहुंचती है टूवर्ड्स स्किन, ओके। अब देखें ब्लड लेस होगी तो हीट भी लेस ही होगी ना, हीट भी लेस रिलीज होगी ना स्किन से, और जिसकी वजह से जो है बॉडी ज़्यादा हीट कंजर्व करेगी, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन, जो ब्लड फ्लो स्किन की तरफ जाती है उसको रिड्यूस करके जो है बॉडी कंजर्व करती है हीट को ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर। सबको पता है कि हमारा ब्लड वार्म है तो वो जो हीट होती है उसमें वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, जो वेजल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, और वो कौन सी वेजल्स नैरो होती हैं? जो स्किन की तरफ जाती है ना वही सिर्फ वेजल्स नैरो हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है लेस ब्लड सप्लाई होता है स्किन को, और लेस ब्लड सप्लाई होगा तो लेस हीट रिलीज होगी ना बॉडी से, जिसके नतीजे में जो बॉडी है वो हीट को कंजर्व कर लेती है टू फेस कोल्ड टेम्परेचर, ओके। तो ये एक और मैकेनिज्म हमने देख लिया। अच्छा, तीसरा ये मैकेनिज्म है सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन, ये भी फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म है। तो इस मैकेनिज्म में ये होता है कि जो फैट होता है ना उसको स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू में बिलो स्किन। फैट को जो है स्टोर किया जाता है कहाँ पर? एडिपोज टिश्यू में बिलो स्किन, ओके। और हमें पता है कि जो फैट है वो बेड कंडक्टर है, बेड हीट कंडक्टर है, ठीक है। जो फैट है वो बेड हीट कंडक्टर है। अब देखें फैट जो है स्टोर होगा तो ये हीट लॉस को भी स्टॉप करेगा ना, स्टॉप्स हीट लॉस। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मैंने स्किन की लेयर बना ली, फॉर एग्जांपल ये स्किन की लेयर है, इसके नीचे जो है फैट स्टोर होगा, ओके। फैट जो है स्किन के नीचे स्टोर होगा। देखें फैट जो है बेड कंडक्टर है हीट का, तो ये जो है हीट को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने नहीं देगा, ठीक है, हीट को लॉस होने ये फैट नहीं देगा, जिसकी वजह से जो है बॉडी हीट को अपने अंदर कंजर्व कर लेगी। तो सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन में हमें ये बताया गया है कि जो फैट है वो बिलो द स्किन मौजूद होता है, स्टोर होता है, जिसकी वजह से जो है हीट कंजर्व होती है। कैसे होती है? क्योंकि फैट जो है कि बेड कंडक्टर है हीट का, और वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने नहीं देता, ओके। अच्छा, और ये जो फैट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ aquatic एनिमल, ओके। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ aquatic मैमल्स जैसे वेल्स, ओके। नाउ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग की वजह से जो है हीट कैसे प्रोड्यूस होती है हम अब वो देख लेते हैं। कोल्ड टेम्परेचर में, ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बाय नर्वियस कंट्रोल, ओके। जिसकी वजह से जो है बॉडी में शिवरिंग होती है, और शिवरिंग की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जो है जनरेट होती है। कहाँ पर होती है? मसल्स में। कौन से मसल्स? जहाँ पर शिवरिंग हो रही है, ओके। तो फिर से रिपीट करते हैं इसको कि कोल्ड टेम्परेचर में जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। आपने जो है देखा होगा कि ड्यूरिंग विंटर, सर्दी में जो है शिवरिंग होती है, आपके जो है हाथ पैर शिवरिंग करते हैं, तो वो जो शिवरिंग है इस कोल्ड टेम्परेचर को फेस करने के लिए की जाती है। और वो शिवरिंग इसलिए होती है क्योंकि आपके मसल्स में जो है लिटिल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की जाती है टू फेस दैट कोल्ड टेम्परेचर, ओके।
तो हमने पढ़ा कि कूलर कंडीशन को फेस किया जाता है बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो ड्यूरिंग रेस्ट होता है, ठीक है। रेस्ट के दौरान जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका चालू होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, ओके। और वो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय बर्निंग ऑफ फैट्स, ओके। और दूसरा हमने ये देखा कि ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, और वो कौन से हार्मोन्स हैं? एक तो एड्रेनलिन है और दूसरा थायरोक्सिन, ओके। जो एड्रेनलिन है वो शॉर्ट टर्म में यूज़ होता है, ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म एड्रेनलिन रिलीज होता है, और जो थायरोक्सिन है वो रिलीज होता है इन लॉन्ग टर्म, ओके। बिहेवियरल मैकेनिज्म भी हम यहीं पर देख लेते हैं। बिहेवियरल मैकेनिज्म्स, जो बिहेवियरल मैकेनिज्म्स हैं वो असल जो है बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है। शोज बिहेवियर, ओके। जैसे मूविंग टू वार्मर लोकेशंस ड्यूरिंग कोल्ड, या अच्छा आपने देखा होगा कि विंटर में जो है हम वार्मर लोकेशन की तरफ मूव करते हैं, जैसे सनलाइट में हम बैठते हैं, तो मूविंग टू वार्मर लोकेशंस, जैसे पुटिंग एडिशनल क्लॉथ्स, पुटिंग एडिशनल क्लॉथ्स, हम जो है सर्दियों में हम जो है जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है। और हडलिंग क्लोज टुगेदर विथ अदर इंडिविजुअल्स। अच्छा आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो है हम एक साथ बैठते हैं, अलग अलग नहीं बैठते, क्योंकि एक साथ बैठने से जो है हमें सर्दी जो है कम फील होती है, तो ये भी उसकी बात कर रहा है। तो मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पर पूरा हुआ। अभी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। मैकेनिज्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर, तो सबसे पहले जो है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स आते हैं, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, ओके। अभी जो हम कोल्ड टेम्परेचर में पढ़कर आए तो उसके बिल्कुल अपोजिट ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा हम कोल्ड टेम्परेचर में ये पढ़कर आए कि जो हेयर होता है वो इरेक्ट पोजीशन में लाया जाता है, और उसको कौन लाता है? उसको रेक्टोप्लाई मसल्स लाते हैं, पर यहाँ पर जो हेयर को लो किया जाता है, ठीक है। हेयर की पोजीशन ऐसे लो की जाती है, ओके। और इस हेयर को ऐसे लो कौन करता है? डिप्रेसर प्लाई मसल, ओके। हम पढ़कर आए हैं तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस आपने यहीं से ही समझना है कि लोवरिंग हेयर विच रिड्यूसेस द इंसुलेटिंग इफेक्ट, ओके। तो ये जो है हेयर लो होगा, जिसकी वजह से जो है वार्म एयर जो है ट्रैप नहीं होगी। और वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें हीट को कंजर्व नहीं करना, हॉट टेम्परेचर चल रहा है ना, हमें हीट को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करना है, और ऐसे ही जो है बॉडी में थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करना है। तो हम हेयर जो है ड्यूरिंग हॉट टेम्परेचर हेयर लो कर देंगे, हम नहीं करेंगे, ये डिप्रेसर प्लाई मसल करेगा, ओके। अच्छा हम कोल्ड टेम्परेचर में ये पढ़ के आए कि जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो स्किन के बिलो जो है स्टोर किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में, लेकिन यहाँ पर जो है सबक्यूटेनियस फैट को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट को रिड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से जो है इंसुलेटिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखें इंसुलेटिंग इफेक्ट रिड्यूस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट लॉस होगी, और हमें हॉट टेम्परेचर में यही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो लॉस हो और हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। अच्छा हॉट टेम्परेचर में जो है स्वेटिंग भी इंक्रीज़ होती है, तो हम वो भी लिख लेते हैं, इंक्रीज स्वेटिंग, ओके। और स्वेटिंग इट इज़ आल्सो अ कूलिंग प्रोसेस। और दूसरी बात कि जो हॉट टेम्परेचर है उसमें वेजोडाइलेशन होती है, वेजोडाइलेशन। हम अभी पढ़ के आए कि कोल्ड टेम्परेचर में जो है वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन जो हॉट टेम्परेचर है वहाँ पर वेजो डायलेशन होगी, यानी मोर ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से मोर हीट लॉस होगी फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। वेजो डायलेशन होगी, वेसल्स जो हैं
फॉर एग्जांपल पहले इतनी सी थी, फिर जो है वेजल्स इतनी हो गई, तो देखें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड फ्लो होगा। ओके, तो मोर ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा हीट लॉस होगी फ्रॉम बॉडी। मोर हीट इज लॉस इज लॉस्ट फ्रॉम बॉडी। ओके, कुछ मैमल्स के पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते उनकी स्किन में, फॉर एग्जांपल डॉग, उनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, तो वो परफॉर्म करते हैं पेंटिंग अ मेथड ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम माउथ, टंग या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, आपने देखा होगा किसी डॉग को कि वो ज़बान बाहर निकाल कर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो पेंटिंग को ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ लूजिंग हीट फ्रॉम माउथ, टंग एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। और ये पेंटिंग फॉर एग्जांपल डॉग्स में होती है, दूसरे भी मैमल्स में होती है, लेकिन मैं यहाँ पर डॉग का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, टेम्परेचर रेगुलेशन में ब्रेन का क्या रोल है, अब हम वो देख लेते हैं। तो ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और इस हाइपोथैलेमस के पास ही थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, ओके। और यही हाइपोथैलेमस है जो थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कहलाता है, हाइपोथैलेमस है वो इम्पल्सेस को रिसीव करता है फ्रॉम थर्मो रिसेप्टर्स, और वो इम्पल्सेस कोल्ड टेम्परेचर की भी हो सकती हैं और हाई टेम्परेचर की भी हो सकती हैं। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो इम्पल्सेस को रिसीव करता है, कहाँ से रिसीव करता है, फ्रॉम थर्मो रिसेप्टर्स, और वो इम्पल्सेस कोल्ड टेम्परेचर की भी हो सकती हैं या फिर हाई टेम्परेचर की भी हो सकती हैं। देखें, अगर हाइपोथैलेमस कोल्ड टेम्परेचर की इम्पल्सेस को रिसीव करेगा तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, हाई कर देगा, और हाई करके जो है सेट पॉइंट तक लाएगा। ठीक है, और हाई टेम्परेचर में इसकी अपोजिट होगा कि जब हाई टेम्परेचर की इम्पल्सेस को हाइपोथैलेमस रिसीव करेगा तो वो बॉडी टेम्परेचर लो कर देगा। ठीक है, लो करके जो है सेट पॉइंट तक लाएगा, यानी नॉर्मल कर देगा बॉडी टेम्परेचर। ओके, इसे रिपीट करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसके पास थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होते हैं, यानी वो थर्मो रेगुलेशन को जो है मेंटेन करता है, कौन, हाइपोथैलेमस, जिस वजह से जो है हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कहा गया है। अच्छा, अब देखें थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो इम्पल्सेस रिसीव करती हैं और रिसीव करके जो है हाइपोथैलेमस तक पहुंचाती हैं, और वो इम्पल्सेस कोल्ड टेम्परेचर की भी हो सकती हैं या फिर हाई टेम्परेचर की भी हो सकती हैं। तो अगर कोल्ड टेम्परेचर की इम्पल्सेस को रिसीव कर रहा है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देगा, और हाई करके जो है सेट पॉइंट तक लाएगा, यानी नॉर्मल कर देगा। और अगर हाइपोथैलेमस रिसीव कर रहा है इम्पल्सेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर, तो वो बॉडी का जो है टेम्परेचर लो कर देगा। ठीक है, लो करके सेट पॉइंट तक लाएगा या फिर नॉर्मल कर देगा, यानी यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस नेगेटिव फीडबैक को फेवर कर रहा है। ओके, एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट किया जाएगा बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। अच्छा, अब देखें अगर हॉट टेम्परेचर है तो जो हाइपोथैलेमस वो शट डाउन कर देगा। ठीक है, शट डाउन कर देगा, क्या शट डाउन कर देगा, हीट सेविंग मैकेनिज्म्स को हाइपोथैलेमस शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा। अब देखें हीट सेविंग मैकेनिज्म्स शट डाउन हो जाएंगे तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगी ना, हीट लॉस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हीट लॉस के इंक्रीज हो जाने की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट तक आ जाएगा। ओके, तो क्या हुआ, ड्यूरिंग हॉट टेम्परेचर हाइपोथैलेमस ने हीट सेविंग मैकेनिज्म्स को शट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से अब देखें हीट सेविंग मैकेनिज्म जो हीट को कंजर्व कर रहे थे वो अगर बंद हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस होगी ना, जिसकी वजह से जो है बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट तक आ जाएगा, अपनी नॉर्मल रेंज तक आ जाएगा ड्यूरिंग हॉट टेम्परेचर। ओके, और कोल्ड टेम्परेचर में कुछ यूँ होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, किसको, हीट लॉस मैकेनिज्म्स को, हीट सेविंग मैकेनिज्म्स को नहीं, हीट लॉस मैकेनिज्म्स को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व होगी। ठीक है, बॉडी में, तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपनी नॉर्मल रेंज तक आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं, नॉर्मल रेंज। ओके, और हाँ, जो कोल्ड टेम्परेचर है
वो एक्टिवेट भी कर देगा। क्या एक्टिवेट कर देगा? हीट सेविंग मैकेनिज्म्स को, हीट सेविंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेव होगी, हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेव होगी, बॉडी में इंक्रीज़ होती जाएगी, जिसकी वजह से अभी जो है सेट पॉइंट तक टेम्परेचर को लाया जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर जो है हाइपोथैलेमस हीट लॉस मैकेनिज्म्स को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, शट डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हीट कंजर्व बॉडी में होती है। कैसे होती है? अब देखिए, हीट लॉस मैकेनिज्म्स सारे शट डाउन है, वो बॉडी से जो है हीट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो है हीट बॉडी में ही कंजर्व होगी और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल सेट पॉइंट तक लाया जा सकता है ऐसे। ओके। और दूसरी तरफ जो हाइपोथैलेमस है वो हीट सेविंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर देता है, हीट को इंक्रीज करते हैं, तो इस वजह से भी जो है बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल सेट पॉइंट तक लाया जा सकता है। अच्छा, हमारी बुक में फेवर भी मेंशन किया गया है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि जो फेवर है वो कहलाता है बॉडी टेम्परेचर अबोव नॉर्मल सेट पॉइंट। नॉर्मल सेट पॉइंट हमारा कितना है? 37 सेल्सियस। तो अगर 37 सेल्सियस से टेम्परेचर अबोव होगा तो वो फेवर कहलाएगा, ठीक है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इससे इंक्रीज होगा तो वो फेवर कहलाएगा। ओके। जो फीवर होता है वो डिस्प्लेस करता है, फीवर डिस्प्लेसेस हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट। ओके। फीवर को मेडिकल लैंग्वेज में पायरेक्सिया कहते हैं, फीवर को मेडिकल लैंग्वेज में पायरेक्सिया कहते हैं। और जो फीवर है वो या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, या तो फीवर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, या तो फीवर नॉन इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, पॉसिबल है। ओके। अगर इन्फेक्शन होगा तो पायरोजेंस रिलीज होते हैं, पायरोजेंस रिलीज होते हैं, ठीक है। पायरोजेंस रिलीज होते हैं कब होते हैं? ड्यूरिंग इन्फेक्शन। और ये पायरोजेंस क्या करते हैं? पायरोजेंस रेस करते हैं बॉडी टेम्परेचर। ओके। तो पायरोजेंस बॉडी टेम्परेचर को क्यों रेस करते हैं? टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्यों करते हैं रेस? जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। तो जो फीवर है वो हमारी फेवर में होता है, हमारे फ़ायदे के लिए होता है, पर अगर फीवर की वजह से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो वो उल्टा हमें ही नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो हाँ, एक हद तक फीवर जो है हमारे लिए अच्छा साबित होता है, लेकिन फीवर हमारे लिए बुरा भी साबित हो सकता है अगर जो बॉडी टेम्परेचर है हमारा वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर पूरा हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।